नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप टाइटल पढ़ पा रहे होंगे, आज हम डब्ल्यूएचओ के रोल के बारे में समझेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने किस तरह से एक्ट किया है इस पैंडमिक के दौरान। अब ऐसा है कि सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ एक्चुअली में है क्या। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएन की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इसका गठन यानी कि इसको स्टैब्लिश कब किया था? 7 अप्रैल 1948 को। उस दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। इसका रोल क्या है? डब्ल्यूएचओ का रोल बहुत ही डाइवर्स है, बट इनिशियली देखा जाए तो इनिशियल ईयर्स में इसने विमेन और जनरल हेल्थ, उनके सैनिटेशन, उनके न्यूट्रिशन, इस सब पे फोकस ज़्यादा किया। और ख़ासतौर पर बीमारियों में देखा जाए तो मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस पे ज़्यादा फोकस था। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो डब्ल्यूएचओ का जो फील्ड ऑफ वर्क है वो वाइड होता गया। आज देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव लेता है, रिसर्च कंडक्ट करवाता है, हेल्थ ट्रेंड्स को मॉनिटर करता है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, डेवलपिंग कंट्रीज के हेल्थ सिस्टम को रोबस्ट और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है, यानी कि मजबूत बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आज का रोल तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। और जैसे कि कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, फॉर एग्जांपल करंटली कोविड-19, तो ऐसी हेल्थ इमरजेंसीज को टैकल करने में भी बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब सवाल उठता है, इतने सारे काम करने के डब्ल्यूएचओ को पैसे कहाँ से मिलते हैं? तो देखते हैं डब्ल्यूएचओ की फंडिंग 2 फॉर्म में आती है, एसेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। एसेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है हर मेंबर कंट्री को अपनी जीडीपी, अपनी वेल्थ का कुछ परसेंट देना पड़ता है डब्ल्यूएचओ को। इस लिस्ट में सबसे ऊपर यूएसए और चाइना आते हैं, क्योंकि ये 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। एसेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन का अगर देखा जाए तो शेयर 21% ही है, और ये टोटल $450 से $500 मिलियन के आसपास बनता है। अगर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि मेजर शेयर है पूरी डब्ल्यूएचओ की फंडिंग का, उसकी तरफ नजर डालें तो वहां पर भी टॉप पर यूएसए है, जो अकेला $450 से $500 मिलियन कंट्रीब्यूट करता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे ईयू, फिर यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और कनाडा कंट्रीज आते हैं। इसमें चाइना काफ़ी नीचे है, वो 2 से 3% कंट्रीब्यूट करता है। इस तरह से इन दोनों फंडिंग्स को मिला दी जाए तो टोटल $2744 मिलियन फंडिंग मिली डब्ल्यूएचओ को 2018 में। अब आते हैं कोविड-19 की तरफ। डब्ल्यूएचओ का रेस्पॉन्स कैसा रहा, उसकी कितनी बड़ी गलती थी इसमें। तो हम बात करें कि जब स्टार्टिंग में ये बात निकल के आई कि चाइना में कोई वायरस स्प्रेड हो रहा है, तो उस पर डब्ल्यूएचओ ने ये बयान दिया था स्टार्टिंग में कि भाई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। जबकि डब्ल्यूएचओ ने जाके कोई ना टेस्ट किया, ना कोई रिसर्च की, कुछ नहीं किया चाइना में। उसने कब टेस्ट किए? उसने टेस्ट किए जब चाइना में 40,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया था केसेस का। तो फिर डब्ल्यूएचओ ने ऐसा स्टार्टिंग में क्यों कहा कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, जबकि उसे ये पता ही नहीं था। फिर दूसरी चीज़, जब उसे पता चला कि भाई ये स्प्रेड हो रहा है, स्टिल उसने चाइनीज़ ट्रैवल पर रेस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगाई? उसने क्यों इसको पेंडेमिक डिक्लेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया और 12 मार्च को जाके इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया? फिर सवाल उठता है कि चाइना खुद अपने कंट्री में कोरोना वायरस विसल ब्लोअर्स को दबा रहा था और अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा था। उसके बावजूद भी डब्ल्यूएचओ चाइना की तारीफ किए जा रहा था कि इसने बहुत अच्छा काम किया है इसको रोकने के लिए। जबकि दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ ताइवान की बुराई किए जा रहा था चाइना के इन्फ्लुएंस में आके। जबकि ताइवान को देखें तो उसने बहुत ही ढंग से कंट्रोल किया है कोविड-19 को इन कंपैरेटिव टू दूसरे कंट्रीज़ के। फिर एक और फैक्ट निकल के आता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का ये दावा है कि उसने डब्ल्यूएचओ को इनिशियली बता दिया था कि मेरे यहाँ पे एक स्ट्रेंज निमोनिया के केसेस निकल के आ रहे हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने इस चीज़ को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया? अगर हम डब्ल्यूएचओ के पास्ट की बात करें तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उसने किसी पैंडमिक या किसी एपिडेमिक को डील करने में ढिलाई बरती हो। पहले भी जब एबोला आउटब्रेक हुआ था 2014 में, तो डब्ल्यूएचओ को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, क्योंकि उसने बहुत ही डिलेड रेस्पॉन्स दिया था। ऑल्दो उसके कंपैरेटिव में कोविड-19 में उसने इतना डिलेड रेस्पॉन्स नहीं दिया, बट इस बार जो डिजीज़ थी वो ज़्यादा इन्फेक्शियस और ज़्यादा स्प्रेड होने वाली निकली। अब हम आते हैं कि सारा का सारा दोष डब्ल्यूएचओ का था, तो ये बिल्कुल ही सही नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने डिले होने के बावजूद भी 30 जनवरी को इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। पर इसके बाद भी देशों ने अपने लेवल पर एक्शंस नहीं लिए, और ना ही ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाए और ना ही लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन कब लगा? मिडल ऑफ द मार्च के बाद में। फिर जो ट्रम्प, जिन्होंने ये सारे ब्लेम गेम स्टार्ट किए, वो खुद बीजिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे थे जनवरी के मंथ में। वो बोल रहे थे कि चाइना ने कितनी ट्रांसपेरेंसी दिखाई है इस वायरस को कंट्रोल करने में, और वही ट्रम्प आज डब्ल्यूएचओ को चाइना सेंट्रिक बोल रहे हैं। तो ये जो ब्लेम गेम चल रहा है,
ये स्टार्ट यूएसए से हुआ, फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने भी इसका फेवर किया। पर इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि डब्ल्यूएचओ की इसमें बहुत बड़ी गलती है। उसने एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल होता है उसको इतने ढंग से नहीं निभाया और थोड़ी ढिलाई बरती। वो थोड़ी ढिलाई ही बहुत भारी पड़ गई पूरे वर्ल्ड पर यह भी नहीं भूलना होगा कि इसमें इंडिविजुअल कंट्रीज का भी उतना ही दोष है जितना डब्ल्यूएचओ का है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था, यू मस्ट हैव गॉट इट।